प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग निर्मला उपन्यास के अंक 4 को पढ़ते हैं। इसके पूर्व हमने पढ़ा था कि मोटे राम जी भुवन मोहन सिन्हा के घर गए थे, परंतु उन्होंने विवाह करने से इनकार कर दिया और मोटे राम जी वहां से निराश होकर के लौट गए। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि भुवन मोहन सिन्हा के विवाह न करने के पश्चात निर्मला के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आता है। अभागिनी को अच्छा घर वर कहाँ मिलता, अब किसी भांति सिर का बोझ उतारना था, किसी भांति लड़की को पार लगाना था, उसे कुएं में झोंकना था। वह रूपवती है, गुणशील है, चतुर है, कुलीन है तो हुआ करे, दहेज हो तो सारे दोष गुण हैं, प्राणों का कोई मूल्य नहीं, केवल दहेज का मूल्य है, कितनी विषम भाग्य लीला है। कल्याणी का दोष कुछ कम न था, अबला विधवा होना उसे दोषों से मुक्त नहीं कर सकता। उसे अपने लड़के लड़कियों से कहीं ज्यादा प्यारे थे। लड़के हल्के बैल हैं, भूसे खली पर पहला हक उनका है, उनके खाने से जो बचे वह गायों का। कल्याणी के सामने अब एक समस्या आ खड़ी हुई। पति के देहांत के बाद उसे अपनी दुरावस्था का यह पहला और बहुत ही कड़वा अनुभव हुआ। दरिद्र विधवा के लिए इससे बड़ी और क्या विपत्ति हो सकती है। चौका बर्तन भी अपने हाथ से किया जा सकता है, रूखा सूखा खाकर निर्वाह किया जा सकता है, झोपड़े में दिन काटे जा सकते हैं, लेकिन युवती कन्या घर में नहीं बिठाई जा सकती। कल्याणी को भालचंद्र पर ऐसा क्रोध आता था कि स्वयं जाकर उसके मुंह में कालिख लगाऊं, सिर के बाल नोच लूं, कहूं कि तू अपनी बात से फिर गया, तू अपने बाप का बेटा नहीं। पंडित मोटे राम ने उनकी कपट लीला का नग्न वृतांत साफ स्पष्ट रूप से कल्याणी को सुना दिया था। वह इस क्रोध में बैठी थी कि इसी बीच कृष्णा खेलती हुई आई और बोली, के दिन में बारात आएगी अम्मा, पंडित जी तो आ गए। फिर कल्याणी ने कहा, बारात का सपना देख रही है क्या? तो कृष्णा ने कहा, वही चंद्र तो कह रहा था कि 2-3 दिन में बारात आएगी। क्या ना आएगी अम्मा? अर्थात कल्याणी अपने दुखों के बारे में सोच ही रही थी कि कृष्णा आकर के पूछती है कि अम्मा बारात कब आएगी। तो कल्याणी कहती है कि तुम अब भी बारात का सपना देख रही हो। तो फिर कृष्णा कहती है कि चंद्र तो कह रहा था, क्या बारात नहीं आएगी? फिर कल्याणी इसका उत्तर देती है, एक बार तो कह दिया, सिर क्यों खाती है? फिर कृष्णा बोली, सबके घर तो बारात आ रही है, हमारे घर क्यों नहीं आती? फिर कल्याणी कहती है, तेरे घर जो बारात लाने वाला था उसके घर में आग लग गई। फिर कृष्णा कहती है कि सच अम्मा, तब तो सारा घर जल गया होगा, कहाँ रहते होंगे, बहन कहाँ जाकर रहेगी? अर्थात कृष्णा को ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी। कल्याणी कहती है कि जो बारात लेकर के आने वाले थे उसके घर में आग लग गई है। तो कृष्णा कहती, क्या सचमुच आग लग गई है? तो उनका तो सारा घर ही जल गया होगा, और जब मेरी बहन का विवाह होगा तो वो जाकर के कहाँ रहेगी? फिर कल्याणी कहती, अरे पागल, तू तो बात ही नहीं समझती, आग लगी, वह अब हमारे यहाँ ब्याह ना करेगा। फिर कृष्णा कहती, यह क्यों अम्मा, पहले तो ठीक हो गया था। फिर कल्याणी कहती है, बहुत से रुपए मांगता है, मेरे पास उसे देने को रुपए नहीं है। फिर कृष्णा कहती है, क्या बड़े लालची हैं अम्मा? फिर कल्याणी कहती है, लालची नहीं तो और क्या, पूरा कसाई, निर्दयी, दगाबाज। फिर कृष्णा कहती है कि तब तो अम्मा बहुत अच्छा हुआ कि उनके घर बहन का विवाह ना हुआ, बहन उनके साथ कैसे रहती? यह तो खुश होने की बात है अम्मा, तुम रंज क्यों करती हो? कल्याणी ने पुत्री को स्नेहमयी दृष्टि से देखा। उसका कथन कितना सत्य है, भोले शब्दों में समस्या का कितना मार्मिक निरूपण है। सचमुच यह तो प्रसन्न होने की बात है कि ऐसे कुपात्रों से संबंध नहीं हुआ, रंज की कोई बात नहीं। ऐसे कुमानुसों के बीच में बेचारी निर्मला की न जाने क्या गति होती। जरा सा घी दाल में अधिक पड़ जाता तो सारे घर में शोर मच जाता, जरा खाना ज्यादा पक जाता तो सास दुनिया सिर पर उठा लेती। लड़का भी ऐसा लोभी है, बड़ी अच्छी बात हुई, नहीं तो बेचारी को उम्र भर रोना पड़ता। कल्याणी यहाँ से उठी तो उसका हृदय हल्का हो गया, लेकिन विवाह तो करना ही था, और हो सके तो इसी साल, नहीं तो दूसरे साल फिर नए सिरे से तैयारियां करनी पड़ेगी। अब अच्छे घर की जरूरत नहीं थी, अच्छे वर की जरूरत न थी। अभागिनी को अच्छा घर वर कहाँ मिलता, अब किसी भांति सिर का बोझ उतारना था, किसी भांति लड़की को पार लगाना था, उसे कुएं में झोंकना था। वह रूपवती है, गुणशील है, चतुर है, कुलीन है तो हुआ करे, दहेज हो तो सारे दोष गुण हैं, प्राणों का कोई मूल्य नहीं, केवल दहेज का मूल्य है, कितनी विषम भाग्य लीला है। कल्याणी का दोष कुछ कम न था, अबला विधवा होना उसे दोषों से मुक्त नहीं कर सकता।
उसे अपने लड़के लड़कियों से कहीं ज्यादा प्यारे थे। लड़के हल के बैल हैं, भूसे खली पर पहला हक उनका है। उनके खाने से जो बचे वह गायों का। मकान था, कुछ नकद था, कई हजार के गहने थे। उन्हें पढ़ाना लिखाना था। एक कन्या और भी 4-5 साल में विवाह करने योग्य हो जाएगी, इसलिए वह कोई बड़ी रकम दहेज में ना दे सकती थी। आखिर लड़कों को भी तो कुछ चाहिए, वे क्या समझेंगे कि हमारा भी कोई बाप था। पंडित मोटेराम को लखनऊ से लौटे 15 दिन बीत चुके थे। लौटने के बाद दूसरे दिन वर की खोज में निकले थे। उन्होंने प्रण किया था कि मैं लखनऊ वालों को दिखा दूंगा कि संसार में तुम ही अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे और भी कितने बड़े हुए हैं। कल्याणी रोज दिन गिना करती थी। आज उसने उन्हें पत्र लिखने का निश्चय किया और कलम दवात लेकर बैठी ही थी कि पंडित मोटेराम ने पदार्पण किया। कल्याणी ने कहा, आइए पंडित जी, मैं तो आपको खत लिखने जा रही थी, कब लौटे? फिर मोटेराम जी ने कहा, एक निमंत्रण आ गया था, कई दिन से तरमाल न मिले थे। मैंने सोचा लगे हाथ यह भी काम निपटाता चलूं। अभी उधर से लौटा आ रहा हूँ। कोई 500 ब्राह्मणों की पंगत थी। फिर कल्याणी कहती है, कुछ कार्य सिद्ध हुआ या रास्ता ही नापना पड़ा? तो मोटेराम जी कहते हैं, कार्य क्यों ना सिद्ध होता, भला यह भी कोई बात है। 5 जगह बातचीत कर आया हूँ, 5 की नकल लाया हूँ, उनमें से आप चाहे जिसे पसंद करें। यह देखिए, लड़के का बाप डाकी सीगे में 100 रुपये महीने का नौकर है। लड़का अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, मगर नौकरी का भरोसा है। घर में कोई जायदाद नहीं है। लड़का होनहार मालूम होता है, खानदान भी अच्छा है। 2000 रुपये में तय हो जाएगी। मांगते तो वह 3000 है। फिर कल्याणी कहती है, लड़के के कोई भाई हैं? मोटेराम जी कहते, नहीं, मगर 3 बहनें हैं और तीनों कवारी। माता जीवित है। अच्छा, अब दूसरी नकल देखिए। यह लड़का रेल के सीगे में 500 रुपये महीना पाता है। माँ बाप नहीं है, बहुत ही रूपवान, सुशील और शरीर से हृष्ट पुष्ट कसरती जवान है, मगर खानदान अच्छा नहीं। कोई कहता था माँ नाइन थी, कोई कहता था ठाकुराइन थी। बाप किसी रियासत में मुख्तार थे। घर पर थोड़ी सी जमींदारी है, मगर उस पर कई हजार का कर्ज है। वहाँ कुछ लेना देना ना पड़ेगा। उम्र कोई 20 साल होगी। फिर कल्याणी कहती है कि खानदान में दाग ना होता तो मंजूर कर लेती, देखकर तो मक्खी नहीं निगली जाती। फिर मोटेराम जी कहते हैं कि तीसरी नकल देखिए। एक जमींदार का लड़का है, कोई 1000 सालाना नफा है, कुछ खेती बाड़ी भी होती है। लड़का पढ़ा लिखा तो थोड़ा है, पर कचहरी अदालत के काम में चतुर है। दुहाजू है। पहली स्त्री को मरे 2 साल हुए, कोई संतान नहीं, लेकिन रहन सहन मोटा है। पसीना कूटना घर में ही होता है। फिर कल्याणी ने कहा, कुछ दहेज मांगते हैं? मोटेराम जी, इसकी कुछ न पूछिए, 4000 सुनाते हैं। अच्छा, ये चौथी नकल देखिए। लड़का वकील है, उम्र कोई 35 साल होगी, 300-400 रुपये की आमदनी है। पहली स्त्री मर चुकी है, उसके 3 लड़के भी हैं। अपना घर बनवाया है, कुछ जायदाद भी खरीदी है। यहाँ भी लेन देन का झगड़ा नहीं है। फिर कल्याणी कहती है, खानदान कैसा है? मोटेराम जी कहते हैं, बहुत ही उत्तम, पुराने रईस है। अच्छा, यह 5वीं नकल देखिए। बाप का छापा खाना है। लड़का पढ़ा तो BA तक है, पर उसी छापे खाने में काम करता है। उम्र 18 साल की होगी। घर में प्रेस के सिवा कोई जायदाद नहीं है, मगर किसी का कर्ज सिर पर नहीं। खानदान ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा। लड़का बहुत सुंदर और सचरित्र है, मगर 1000 से कम में मामला तय ना होगा। मांगते तो वह 3000 है। अब बताइए, आप कौन सा वर पसंद करती हैं? तो कल्याणी कहती है कि आपको सबों में कौन पसंद है? तो मोटेराम जी कहते हैं कि मुझे तो 2 वर पसंद है, एक वह जो रेलवे में है और दूसरा वह जो छापे खाने में काम करता है। तो कल्याणी कहती है कि मगर पहले के तो खानदान में दोष बताते हैं। फिर मोटेराम जी कहते हैं कि हाँ, यह दोष है, तो छापे खाने को ही रहने दीजिए। तो फिर कल्याणी कहती है कि वहाँ 1000 देने को कहाँ से आएगा? 1000 तो आपका अनुमान है, रुपए कहाँ से आएंगे? जमींदार साहब 4000 सुनाते हैं। डाक बाबू भी 2000 का सवाल रखते हैं। इनको जाने दीजिए, बस वकील साहब ही बच रहे। 35 साल की उम्र भी कोई ऐसी ज़्यादा नहीं, इन्हीं को क्यों ना रखिए। तो मोटेराम जी कहते हैं कि आप खूब सोच विचार ले, मैं यो आपकी मर्जी का ताबेदार हूँ। जहाँ कहिएगा वहाँ टीका कर आऊँगा।
मगर 1000 का मुंह न देखिए, छापे खाने वाला लड़का रत्न है, उसके साथ कन्या का जीवन सफल हो जाएगा। जैसी वह रूप और गुण की पूरी है, वैसा ही लड़का भी सुंदर और सुशील है। अर्थात मोटे राम जी उन्हें 5 लोगों के लिए रिश्ता दिखाते हैं, परंतु कल्याणी को पसंद आते हैं तोताराम जी, जो कि वकील है और 35 साल के हैं। और वह ये भी कहती कि 35 साल को ज़्यादा उम्र नहीं होती है लड़कों के लिए, और वह उसे ही पसंद करती हैं। लेकिन मोटे राम जी ये भी कहते हैं कि आप अच्छे से विचार कर लीजिए, 1000 कोई बड़ी रकम नहीं होती है। वो जो छापे खाने वाला लड़का है वही अच्छा है, उसके साथ निर्मला का जीवन बहुत ही सुखमय बीतेगा। फिर कल्याणी कहती है, पसंद तो मुझे भी यही है महाराज, पर रुपए किसके घर में आए, कौन देखने वाला है। खाने वाले तो खा पी कर चंपत हुए, अब किसी की भी सूरत दिखाई नहीं देती, बल्कि और मुझसे बुरा मानते हैं कि हमें निकाल दिया। जो बात अपने बस के बाहर है उसके लिए हाथ ही क्यों फैलाऊं। संतान किसको प्यारी नहीं होती, कौन उसे सुखी नहीं देखना चाहता। पर जब अपना काबू भी हो, ईश्वर का नाम लेकर वकील साहब को टीका कर आइए। आयु कुछ अधिक नहीं है, लेकिन मरना जीना विधि के हाथ है। 35 साल का आदमी बुढ़ा नहीं कहलाता। अगर लड़की के भाग्य में सुख भोगना बदा है तो जहाँ जाएगी सुखी रहेगी, दुख भोगना है तो जहाँ जाएगी दुख झेलेगी। हमारी निर्मला को बच्चों से प्रेम है, उनके बच्चों को अपना समझेगी। आप शुभ मुहूर्त देखकर टीका कर आइए। अर्थात कल्याणी के इस वक्तव्य से उस समय के लोगों के मानसिक संकीर्णता का पता चलता है कि किस प्रकार वह अपनी 15 वर्षीय बेटी का विवाह एक 35 साल के आदमी से करवा रही है, केवल इसलिए कि वह दहेज नहीं दे सकती। कल्याणी की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह दहेज नहीं दे सकती थी, परंतु वह सारे धन अपने पुत्रों के लिए बचा कर रखना चाहती थी। इसीलिए वह अपनी कन्याओं पर किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं करना चाहती थी। अर्थात तो उसने अपनी पुत्री के लिए तोताराम को चुना ताकि उसे एक भी पैसा दहेज में ना देना पड़े। और उसने पंडित जी से कहा कि अगर पुत्री का सुख भोगना है तो वो जहाँ भी जाएगी सुख ही भोगेगी, अगर उसके भाग्य में दुख भोगना लिखा है तो वो दुख ही भोगेगी, चाहे कितने भी अच्छे घर में उसका विवाह क्यों ना हो जाए, उसका वर कितना ही अच्छा क्यों ना हो। अर्थात कल्याणी की इन बातों से पता चलता है कि कोई भी घटना घटित होती है वो लड़कियों के भाग्य से उसे जोड़ दिया जाता है। यदि वह सुखी रहती है तो सभी कहते हैं कि उसके भाग्य में सुखी रहना लिखा था, इसीलिए वह सुखी है। और यदि वह दुखी रहती है तो सब कोई कहते हैं कि उसके भाग्य में ही दुख झेलना था, इसीलिए वह अभी दुख झेल रही है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। यहीं पर इस उपन्यास का अंक 4 समाप्त होता है। इसके आगे के उपन्यास को हम अंक 5 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।